नमस्कार प्यारे कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपने एमसीक्यू की सीरीज चला रखी की वीडियो नंबर 10 है ये। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं इस वीडियो पे तो जाइए, इसकी जो प्लेलिस्ट है 9 वीडियो पहले हो चुकी है उसको जाइए और पढ़िए, रिवीजन करिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए उपलब्ध करवा रखे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर जाके ज्वाइन होइए, क्योंकि 7:30 बजे एक वहाँ पे क्विज चलती है एमसीक्यू की, तो उसको आप अटेंड कर सकते हो। आज से 7:30 बजे डेली जो एमसीक्यू की क्विज आपके लिए मैं चलाने के लिए चलाऊँगा 7:30 बजे लगभग। तो चलिए दोस्तों, आज इसकी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुख्यतः एक आदर्श सेल या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। आपने सभी के बारे में सुना गया, आदर्श धारा स्रोत, आदर्श वोल्टेज स्रोत, आदर्श एमीटर, आदर्श वोल्ट मीटर, डायोड का फॉरवर्ड बायस, आदर्श स्थिति में कैसा आंतरिक प्रतिरोध, उनके बारे में चर्चा करें। लेकिन आज कुछ नया क्वेश्चन ये है कि सेल के बारे में पूछ लिया दोस्तों। क्या है कि एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? तो सिंपल सी परिभाषा अपने को याद रखनी है कि शून्य होता है। ठीक है, कि एक आदर्श सेल या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध हमेशा शून्य होता है। 2-4 बातें हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहती है। ये वीडियो आप अगर यूपीपीसीएल TG2 का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, ठीक है, अगर आप यूपीपीसीएल TG2 का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंतिम तक ज़रूर वॉच करें। आज वादा करता हूँ आपको, अंतिम तक जरूर वॉच करें, कुछ ना कुछ नया सीख कर जरूर जाने वाले हो। एक पूछा जाता है दोस्तों, आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध। तो दोस्तों अनंत होता है, सिंपल सी बात है, अनंत होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये आती है, दूसरी कंडीशन कौन सी आती है? दूसरी कंडीशन अपने से पूछा जाता है आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध। आदर्श वोल्टमीटर का बता रहा हूँ मैं, आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध तो कितना होता है दोस्तों? कितना होता है? इसका भी अनंत ही होता है। ठीक है, इसका क्या होता है? इसका भी अनंत ही होता है। इसका भी क्या होता है? अनंत ही होता है। और आदर्श वोल्टेज स्रोत, आदर्श यहाँ पे आ जाए वोल्टेज स्रोत, फिर क्या करेंगे? आदर्श वोल्टेज स्रोत फिर कितना होता है दोस्तों? धारा स्रोत का क्या है? अनंत है, इसलिए क्या है? वोल्टेज स्रोत का 0 हो जाता है। और 2-4 बातें हैं वो लिख लीजिए आपका। क्या है? चौथी बात ये है कि आदर्श डायोड, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, कोई नहीं बताता है, सीधी सीधी सिंपल, बहुत ढूंढने के बाद ये चीज़ें मिलती है। आदर्श डायोड रिवर्स बाइस में तो कितना होता है दोस्तों? अनंत होता है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। और फॉरवर्ड बाइस में यही कंडीशन आ जाए, आदर्श डायोड रिवर्स बाइस है, यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस है तो जस्ट अपना उल्टा कर देना, रिवर्स बाइस में अनंत होता है और रिवर्स फॉरवर्ड बाइस में 0 होता है। ठीक है, और एक पूछा जाता है आदर्श चौक का। क्या पूछा जाता है? आदर्श चौक का, आदर्श आइडियल चौक। ठीक है, चौक का क्या होता है? 0 होता है यार। और एक पूछा जाता है आदर्श ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की कुंडली, ट्रांसफार्मर की कुंडली कितनी होती है? 0 होता है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। क्या हुआ? आपने नाश्ता उल्टा बना दिया। कोई ना, चुप रहे अब तो, मेरे को उधर हो जा, मेरे को वीडियो बना लीजिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 को ले लेते हैं। फोटोडायोड का संयोजन सामान्यतः होता है। फोटोडायोड आपने देखा क्या? ये वाला होता है, इसका सिंबल यूं करके। ये दरअसल मैं आपको बता दूं, एनोड और कैथोड ये हो गया इसके सिरे। इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो, एनोड और कैथोड होते हैं, और ये क्या होता है? लाइट डायरेक्टर के रूप में इसका उपयोग अपने लेते हैं। और ये क्या करता है? ऑप्शन दे रखा है बाहर के श्रेणी क्रम में फॉरवर्ड बाइस में लगा होता है, और सप्लाई के समांतर क्रम में
बाहर के श्रेणी क्रम में और रिवर्स बायस में। डी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ये जो लोड के श्रृंखला में जुड़ा होता है और रिवर्स बायस कंडीशन में जुड़ा होता है, कौन सा? फोटोडायोड। आपको थोड़ी सी हिंट अगर याद है, रिवर्स बायस में हमेशा लगता है फोटोडायोड, तो भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो आप। आपको पता है कि जो फोटोडायोड हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है। इसमें ऑप्शन देखो एक के रिवर्स बायस का, तो आप इसको हिंट के जरिए इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो दोस्तों। एक और दूसरा होता है जिन्नर डायोड। कौन सा? जिन्नर डायोड। तो जिन्नर डायोड बेसिकली आपको पता है जो होता है सप्लाई के समांतर क्रम में लगता है दोस्तों, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी, सप्लाई के समांतर क्रम में और रिवर्स बायस में लगेगा हमेशा। ठीक है, रिवर्स बायस में लगेगा। कौन सा? जिन्नर डायोड, सप्लाई के समांतर में और रिवर्स बायस में। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देख, एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन्वर्टर की क्षमता या रेटिंग किस में मापी जाती है या किस में ली जाती है? HP, लीटर या किलोग्राम, KVA। तो HP के अंदर आपको बेसिकली पता है DC मोटर या कोई भी AC मोटर है उसकी जो क्षमता है या रेटिंग है वो HP में जाती है। लीटर, लीटर देख नया शब्द है। लीटर की जो क्षमता है, रेफ्रिजरेटर होता है ना, फ्रिज होता है, या अपने बोल सकते हैं गीजर या ओवंस, इनकी जो क्षमता होती है वो हमेशा लीटर में मापी जाती है। ठीक है, किलोग्राम में मापी जाती है वॉशिंग मशीन की। किस में? वॉशिंग मशीन की जो क्षमता या रेटिंग किस में इसमें मापी जाती है? किलोग्राम में। ऑप्शन नंबर एक बचा डी, तो डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर कर देंगे। KVA, अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर की रेटिंग भी KVA के अंदर ही होती है दोस्तों। ठीक है, और इन्वर्टर भी उसके साथ ही लिख लेना। इन्वर्टर की रेटिंग KVA होती है, और ट्रांसफार्मर की और अल्टरनेटर की भी KVA के अंदर ही होती है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से अनुकार्यता का इकाई क्या है? ओम। ओम किसकी इकाई होती है? इंडक्टिव कैपेसिटिव और इंडक्टिव। ठीक है, प्रेरणिक क्या होता है? प्रतिरोध, और एक होता है इम्पीडेंस, प्रतिबाधा, और इसकी ये इकाई होती है। दो अभी मेरे को नाम नहीं याद आ रहे। ठीक है, उसका भी ओम ही होता है। रेडियन क्या होता है? रेडियन क्या होता है? तलीय कोण। ठीक है, तलीय कोण का मात्रक रेडियन होता है। देखो महो राइट आंसर हो जाएगा। अनुकार्यता मतलब ये पूछ रहा है सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस की इकाई पूछ रहा है, तो महो होता है। ये एडमिटेंस की भी इकाई होती है। ठीक है, प्रवेशकता की इकाई क्या होती है? महो। उल्टा ओम मना होता है इसे। ठीक है, ये इसकी इकाई होती है। एम्पियर टर्न प्रति वेबर। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है एम्पियर टर्न प्रति वेबर, तो ये किसकी होती है? ये दोस्तों रिलक्टेंस। ठीक है, रिलक्टेंस प्रतिष्ठम्भ। ठीक है, प्रतिष्ठम्भ की इकाई क्या होती है? एम्पियर टर्न प्रति वेबर। आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक KWH, ये आपको मान याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक KWH बराबर कितने किलो कैलोरी होते हैं? 3600, 1860, तो 860 होते हैं 1 किलो कैलोरी में। यहाँ आपको 860 लिख देना कि एक KWH में कितने किलो कैलोरी होते हैं? 860। अब ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर छोटे पूछ लिए जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला ये आता है कि एक वेबर बराबर कितने मैक्सवेल होते हैं? तो 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। ठीक है, एक वेबर बराबर 10 की 8 मैक्सवेल होते हैं। दूसरा आता है एक एम्पियर टर्न बराबर गिलबर्ट पूछा जाता है, 2.6 गिलबर्ट। ठीक है, गिलबर्ट। एक एम्पियर टर्न बराबर कितने गिलबर्ट होते हैं? 1.26। तो 3 नंबर आता है कि एक टेस्ला बराबर कितने गोस होते हैं? ये लिख लेना, कोई आंकड़ा कहीं नहीं बताता है कोई कि एक टेस्ला बराबर गोस कितने होते हैं, तो 10 की पावर 4 गोस होते हैं। अगर टेस्ला निकाल लेते हैं उल्टा हो जाएगा। और अगला आता है एक कैलोरी। कहता है कि एक कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं? तो सबको पता है 4.187 जूल होते हैं दोस्तों। अब उल्टा क्वेश्चन आता है, क्या आता है, क्या पूछता है एग्जामिनर पूछता है कि एक जूल बराबर, क्या पूछता है कि एक जूल बराबर कितने कैलोरी होते हैं? 2.4 कैलोरी होते हैं। ठीक है,
इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो दोस्तों, इसके ऊपर ही लिख देता हूँ, फिर एक बार दोबारा सुन लो कि एक वेबर बराबर कितने मैक्सवेल होते हैं, 10 की पावर 8 मैक्सवेल। एक एम्पियर बराबर 1.26 गिलबर्ट। एक टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गोस होते हैं। एक कैलोरी बराबर 4.187 जूल होते हैं। एक जूल बराबर 2.4, एक जूल बराबर 0.24 कैलोरी होते हैं। ठीक है, अगर टाइपिंग एरर हो जाती तो आप इसको सीरियसली ना लिया करें, कभी कभार गलती हो जाती है। 5 नंबर तक आ गए थे ना। एक ईएसयू पूछा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो कितने गुलाम होते हैं, 10 गुलाम होते हैं एक ईएसयू के अंदर। एक ईएसयू के अंदर कितने गुलाम होते हैं, 10 गुलाम होते हैं। ठीक है, आगे पूछा जाता है एक जूल के अंदर अर्ग कितने होते हैं दोस्तों। एक जूल के अंदर 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। ठीक है, अगला पूछा जाता है एक बीयूटी वाला, ये भी याद आ गया मेरे को। एक बीयूटी बराबर कितने पास्कल होते हैं, तो 10 की पावर 5 पास्कल बना जाता है। ठीक है, पास्कल कितने होते हैं, 9 नंबर लिख लो कि एक ल्यूमन। ठीक है, एक ल्यूमन बराबर वाट कितने होते हैं दोस्तों, 0.0016 वाट होते हैं। ठीक है, और अगर लिख लो, हाँ एक कैंडल पावर वाला पूछा जाता है, कैंडल पावर बराबर कितने वाट होते हैं, तो 0.0201 वाट होते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया हो। कौन कौन सा, एक ईएसयू बराबर 10 गुलाम होते हैं। एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। एक बीयूटी बराबर 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं। एक ल्यूमन बराबर 0.016 वाट होते हैं। एक कैंडल पावर बराबर 0.021 वाट होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। 860 इसका राइट आंसर कर देंगे। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक डीसी मशीन में योक में किस प्रकार की हानि होती है। दोस्तों योक में पूछा है तो किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती, ऑप्शन की तरफ जाना ही नहीं है। आंसर नंबर डी। अगर योक में हानि होती है तो इसीलिए अपने लेमिनेटेड करते हैं। ठीक है, लेमिनेटेड। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, योक को किसी प्रकार का लेमिनेटेड नहीं करते हैं, ओनली आर्मेचर को ही जो पत्तियाँ होती है उसको लेमिनेटेड किया जाता है, क्योंकि उसमें हानियाँ होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये इससे थोड़ा सा आगे बनता है कि छोटी मशीन के अंदर, अगर छोटी मशीन पे यूज कर रहे हैं तो जो कास्ट आयरन है उससे निर्मित होती है। ठीक है, कास्ट आयरन उससे निर्मित होती है। वहीं अगर बड़ी मशीन का एग्जाम के अंदर आ जाए तो आपको, ये तो आईटीआई अपने आईटीआई से पढ़ रहे हैं कि बड़ी मशीन आ जाए, अगर बड़ी मशीन आ जाए को कास्ट आयरन की जगह अपने को क्या करना है, कास्ट स्टील, क्योंकि स्टील की जो सामर्थ्य होती है वो अधिक होती है, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, जो क्या है, सहने की जो क्षमता होती है किसी प्रकार की चोट वगैरह वो ज़्यादा होती है। योक में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, इसलिए अपने क्या करते हैं, इसको लेमिनेटेड नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ, स्टैंडर्ड सेल आपने पहली बार सुना होगा, स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होता है। तो आंकड़ा है फिक्स, आपको याद रखना है। स्टैंडर्ड सेल पर आपको ले चलता हूँ मैं, कौन सा, स्टैंडर्ड सेल। चलो स्टैंडर्ड सेल आपको दिखा लेता हूँ एक बार। तो दोस्तों ये होता है स्टैंडर्ड सेल। तो क्या पूछा था, ईएमएफ पूछा था अपने को। ठीक है, ईएमएफ, एक बार इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि, अरे भाई तू वहाँ क्यों जा रहा है, हाँ इसको यहाँ पे कर लेते हैं। क्या पूछा था दोस्तों, क्या पूछा था अपने को, ये स्टैंडर्ड सेल है। क्या पूछा था, ईएमएफ पूछा था अपने को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो क्या होता है, ये है वो स्टैंडर्ड सेल जिसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, जो वोल्टेज अपने को पूछा, ईएमएफ पूछा है वो होता है 0.018। ठीक है, ये इसकी वोल्टेज होती है, ईएमएफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, और दोस्तों दो चार इसकी विशेषताएं मैं आपको बताना चाहूँगा। इसकी जो विशेषताएं वो लिख लेना कि एक इसका अन्य नाम होता है, इसका अन्य नाम होता है वेंटन कैडमियम सेल। ठीक है, कैडमियम सेल, इसका जो अन्य नाम होता है वेंटन कैडमियम सेल। और इसकी जो विशेषता है वो, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट लिख लेना, कहीं भी एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कैडमियम सल्फेट। ठीक है, कैडमियम सल्फेट का घोल। ठीक है, का घोल इसमें अंदर भरा होता है। ठीक है, और अपने बात कर लेते हैं, इस जो ईएमएफ है वो तुलनात्मक विधि से मापा जाता है। किस विधि से, इसका ईएमएफ है
इसका ईएमएफ तुलनात्मक तुलनात्मक विधि से मापा जाता है। आई होप इतना समझ में आ गया हो। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कितना था, 1.18 वोल्ट इसका हो जाएगा। स्टैंडर्ड सेल दिखा दिया आपको, ये पूछा था 20 डिग्री सेंटीग्रेड ये होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगले को ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से किस सेल का निर्माण काफ़ी झटके एवं कंपनी नहीं, सॉरी दोस्तों यहाँ पे वाइब्रेट है, टाइपिंग एरर हो जाता है कभी, आप इसको सीरियसली लेना रहे। काफ़ी झटके एवं कंपन को सहन करने हेतु किया जाता है। लोड सेल, एजीएम सेल, फ्यूल सेल, सभी सेल मैं आपको दिखाऊंगा कि पूछा है किस सेल का निर्माण काफ़ी झटके एवं कंपन को सहन कर लिए। लोड सेल को ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, लोड सेल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा लोड सेल, ये होता है लोड सेल। इसकी कुछ विशेषताएं जो मैंने साथ में इसके साथ स्क्रीनशॉट ले ली है, इसको ध्यान से देख लो। ये होता है लोड सेल। इस लोड सेल के बारे में क्या है कि एक लोड सेल एक प्रकार का फोटोवोल्टाइक सेल ही होता है, एक प्रकार का इसमें फोटोवोल्टाइक सेल ही होता है। लोड सेल का प्रयोग वजन मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए किया जाता है, वजन को मापते हैं ना, वहाँ पे लोड सेल का उपयोग करते हैं। याद रखना, नई लाइन है जो नंबर 2 लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। लोड सेल एक ट्रांजिस्टर है जिसका प्रयोग विद्युत सिग्नल उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है। 3 बातें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों ही फोटोवोल्टाइक सेल है, और क्या है, वजन मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और इनका उपयोग विद्युत सिग्नल, एक ट्रांजिस्टर है जिनका उपयोग विद्युत सिग्नल उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक बार और देख लो लोड सेल। अब देखो दूसरा सेल, दूसरा कौन सा, ये वाला एजीएम सेल। एजीएम सेल है, एजीएम इसमें पूरा फुल फॉर्म बताई हुई है, एब्सोर्बेड क्लासमेट, ठीक है। ये वाला सेल होता है एजीएम सेल। इन सेलों को एब्सोर्बाइड क्लास माइक्रोफाइबर भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस सेल का ही उपयोग पूछा था, ठीक है, एजीएम सेल ही इसका राइट आंसर होता है। एक अपने को ऑप्शन दिया था फ्यूल सेल का, ये प्रकार का फ्यूल सेल है, ठीक है, ये होता है फ्यूल सेल। ये पूरी इसकी जो कार्य प्रणाली है ये इसकी फ्यूल सेल की है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आसानी से वीडियो को रोक के वॉच कर सकते हो, आराम से इसको देख सकते हो, ठीक है। इसकी जो लेयर होती है, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल रहे हैं, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन H2O यहाँ पे निकल रही है, और इसके छोटे छोटे छेद होते हैं। एनोड, पैरम इलेक्ट्रोलाइट, PEM इसको बोला जाता है, पॉलीमेर, इलेक्ट्रोड, मार्बल, ये कैथोड होता है, ठीक है, ये एनोड है, ये कैथोड है, प्लस यहाँ वाला सिरा, और इसके ऊपर ये लेयरें बनी हुई है। इसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। बी नंबर एजीएम वाला राइट आंसर होगा, ठीक है, एजीएम वाला अपने कर देंगे उसमें जाके। तो चलिए दोस्तों उस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या कर देंगे, अभी एजीएम सेल देख के हैं, तो एजीएम सेल का ही काफ़ी झटकों कंपन को सहन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। वो एक डब्बा सा पड़ा था एक सेल का निर्गत निगम आउटपुट कम क्षमता प्रदान करता है, इसका कारण क्या है, लघुपतन। लिखता कम हो वो बोल ज़्यादा देता हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक लघुपतन हो जाता है, तब क्या होता है, सेलों की जो टर्मिनल है उस पर जो वोल्टेज है वो कम हो जाएगी, टर्मिनल पर वोल्टेज कम हो जाएगी। इसका कारण ये है, अत्यधिक आवेशन धारा से क्या होगा, चार्जिंग टाइम जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, बैटरी के अंदर अपने इलेक्ट्रोलाइट बढ़ता है चार्जिंग के टाइम, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट अत्यधिक आवेशन धारा से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा कि प्लेटों का सल्फेशन, ठीक है, प्लेटों पे सल्फेशन होता है, तो बैटरी क्या है, एक सेल है यहाँ का जो निर्गत है आउटपुट है वो कम क्षमता अपने को प्रदान करेगी, ठीक है। और इसका क्या है, बैटरी को आवेशन करके सल्फेशन को दूर किया जा सकता है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, किसी तल या ओब्लिक माध्यम द्वारा अवशोषित प्रकाश एवं आपतित प्रकाश का अनुपात कहलाता है परावर्तक गुणांक, अपघटन गुणांक, अवशोषित गुणांक और पारेषण गुणांक। इसको बोलते हैं अवशोषित गुणांक। क्या बोलते हैं, अवशोषित गुणांक। इसका जो मान होता है सदैव इकाई होता है दोस्तों, ठीक है, इसका मान जो होता है सदैव इकाई, यहाँ आपने बोल सकते हैं 1 होता है इसका मान सदैव। और इसकी जो ये देखो परावर्तन गुणांक, इसकी जो परिभाषा है मैं बता देता हूँ, परावर्तित प्रकाश एवं केंद्र आपतित प्रकाश को क्या कहते हैं, परावर्तक कहते हैं, ठीक है। इसका मान सदैव इकाई से कम होता है दोस्तों,
इकाई से कम होता है, यानी कि अपने मान सकते हैं 0.6 से 0.8 तक इसका मान होता है। ठीक है, और अपघटन होता है, अपघटन बोलते हैं। अब इसकी जो फुल फॉर्म है वो मेरे को आप बताओगे, मैंने तो कई बार बताई हुई है। MHCP, अगर आप मेरे से डेली रेगुलर क्लासेस देखते हो तो आपको सब पता है। MHCP और MHCP का जो अनुपात होता है वो होता है अपघटन गुणांक। इसका मान सदैव इकाई से कम होता है। ठीक है, इसका इकाई से कम ओनली इसी अवशोषित गुणांक का इकाई होता है दोस्तों। ठीक है, और जो ये होता है पारेषण गुणांक, ये होता है पारेषित। ठीक है, क्या होता है पारेषित प्रकाश, पारेषित प्रकाश और आपतित प्रकाश, पारेषित प्रकार और आपतित प्रकार का क्या होता है अनुपात होता है। इसका मान भी सदैव इकाई से कम होता है दोस्तों। ठीक है, इकाई से कम होता है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक सोलर मॉड्यूलर के निर्माण के दौरान कितने सोलर सेल का उपयोग को खालिस्तान क्रम में संयोजित किया जाता है। तो 36 सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है दोस्तों। 36 सेलों को सोलर मॉड्यूल आपने नहीं देखा, ये प्रकार एक सोलर प्लेट होती है, इसके अंदर यूं जुड़े होते हैं सोलर सेल, छोटे छोटे जुड़े होते हैं यूं। तो वो कितने होते हैं 236 सेल होते हैं, जो कि श्रेणी क्रम में होते हैं दोस्तों। ठीक है, 36 सेल होते हैं, किस क्रम में जोड़े जाते हैं, लगभग श्रेणी क्रम में। यू प्रकार को वो सोलर मॉड्यूलर उसी को ही कहते हैं। ठीक है, जो अपने को घर में छत्ता, ये देखो OTEL का पूरा नाम, ओकिन टेम्परेचर एनर्जी कन्वर्जन, ओकिन टेम्परेचर एडी कन्वर्जन, ऑक्टल टेम्परेचर एनर्जी कन्वर्जन, ओगिन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। फुल फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी, ओकिन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। दरअसल मैं इसको बता देता हूँ, हिंदी अर्थ बता देता हूँ। इसका होता है महासागरीय तापीय ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा परिवर्तन। ठीक है, कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, ऊर्जा का मतलब एनर्जी, तापीय का मतलब थर्मल, और ओकिन का मतलब होता है महासागरीय परिवर्तन। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्यतः सिरोपरी लाइन मुख्य अवयव कौन से हैं। चालक, विद्युत रोधक। दो ऑप्शन अगर आपको आते हैं तो ऑप्शन नंबर डी आंसर कर सकते हो आप। आधार को बोल सकते हो पोल या टावर को, पोल भी टावर भी, जो सिरोपरी लाइन है। अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिरोपरी लाइन के आधार होते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्न में से सब स्टेशनों का कार्य नहीं है। उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलना, शक्ति गुणांक में सुधार करना। उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदल सकता है पावर फैक्टर के जरिए, जो पावर फैक्टर को जो कैपेसिटर है उसको कैपेसिटर के द्वारा, कंडेंसर के द्वारा इसको जो पावर फैक्टर उसको बदला जा सकता है। किसी GSS के अंदर ये पूछ रहे हैं। ठीक है, जिस ग्रिड सब स्टेशन, मैंने देखा इस चीज़ों को महसूस किया है। उच्च आवृत्ति को निम्न आवृत्ति में बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, पावर सप्लाई उत्पादित करना। दोस्तों सब स्टेशन है, सब स्टेशन कभी पावर सप्लाई उत्पादित नहीं कर सकता है। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। निम्न में से स्विच गिरे का कार्य नहीं, उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, ये होगा। लोड को डिस्ट्रीब्यूटेड करना, ये भी कार्य इसका है। स्विच गिरे का लघु परिधि के समान सुरक्षा प्रदान करना, ये भी है सुरक्षा प्रदान करना। और किसी सप्लाई को, पावर सप्लाई को नियंत्रण ये नहीं करता है। ठीक है, किसी पावर सप्लाई को कंट्रोल ये नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो शक्ति प्रणाली में सभी प्रकार के दोष पाए जाते हैं, विद्युत दोष, यांत्रिक दोष, सम्मित दोष। एक असम्मित दोष होता है, वो भी इसके अंदर ही होता है, विद्युत शक्ति प्रणाली का होता है दोस्तों। ठीक है, ये विद्युत दोष होते हैं दोस्तों। और उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 कि एक तरंग से दूसरे तरंगत के मध्य की दूरी को कहा जाता है आवर्ती, तरंग दैर्घ्य, समयकाल, और इसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब आज इसका जो इकाई है वो मेरे को आप बताओ कमेंट करके। जो सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। देखते हैं यहाँ तक कौन कौन मेरा भाई है जो वीडियो देख रहा है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य कहते हैं दोस्तों, किसको कहते हैं तरंग दैर्घ्य। एक तरंग सिर से दूसरे या गत के मध्य की दूरी को तरंग दैर्घ्य, ये तरंग दैर्घ्य की परिभाषा होती है। एक RS फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए कितने NOR की आवश्यकता होती, नॉर गेट की आवश्यकता होती है, तो 2 आवश्यकता होती है। ठीक है, आई होप इतने समझ में आ गया होगा। एक डिजिटल फ्रिक्वेंसी मीटर के अंदर परिशुद्ध और स्थिर टाइम बेस सर्किट में प्रयुक्त होता है, तो क्या प्रयुक्त होता है, क्वार्टज। ठीक है, रोलेस सर्ट एल्यूमिनियम कार्बन नहीं होता है। डिजिटल फ्रिक्वेंसी मीटर में परिशुद्ध और स्थिर टाइम बेस सर्किट के अंदर प्रयुक्त क्या होता है, क्वार्टज होता है। ठीक है, और आज का अंतिम क्वेश्चन ले लेते हैं कि सामान्यतः ICS क्या है, तो मोनोलिथिक एक होता है। ठीक है,
आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में पूछा है, तो मोनोलिथिक होता है। तो आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।